नमस्कार आप सभी के लिए। आज के एडिटोरियल में हम आज बात करने वाले हैं एक केरला के बारे में। मोस्टली जो राइटर हैं उन्होंने केरला की इकोनॉमी के बारे में बात की है कि इन केरला द नीड टू बजट फॉर द फ्यूचर। भविष्य के लिए केरला का कुछ बजट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनका मानना है, या इनने जो अपने पूरे के पूरे बात कही है, उनका कहना है कि कोविड-19 के कारण जो स्ट्रक्चरल लॉस हुआ है इकोनॉमी को, उस स्ट्रक्चर को प्रॉपर फिर से बनाने के लिए एक बजट की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक शेयर। एंड आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देता हूं। तो आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन केरला द नीड टू बजट फॉर द फ्यूचर। सीधी सी बात है, फ्यूचर के लिए बजट की आवश्यकता है। केरला अंडर ड्यूरेस फ्रॉम द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक इज पासिंग थ्रू रिसेशनरी फेज, श्रिंकिंग बाय अबाउट 3.8% ड्यूरिंग द 2019-20। तो 2019-20 की बात करें तो कोरोना वायरस के कारण जो केरला की जो इकोनॉमी थी वो 3.8% तक सिकुड़ गई थी। Disease containment measure including intermittent lockdown have stalled the livelihood of many, probably the entire 66% of the workforce who are either self-employed or casual laborers। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो डिसीज कंटेनमेंट, डिसीज की रोकथाम के लिए जो मेजर लाए गए, जैसे कि एक लॉकडाउन है, तो उससे उसने किन को लॉस किया? 66% वर्क फोर्स को लॉस किया, जिसमें जो कैजुअल लेबर थे, कैजुअल लेबर इन द सेंस दिहाड़ी मजदूर, और दूसरे जो खुद ही जैसे कोई ठेला लगाता था, किसी की चाट का ठेला था, किसी कोई सब्जी वाला अपना ठेला लगाता था, तो उनका भी लॉस हुआ है। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेट केरला's unemployment rate at the high 23.5% for May 2021. The extent of wages loss is uncertain, through primary survey indicate substantial wage reduction। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो एक सर्वे किया गया, किसने किया? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने किया। और उसने क्या पाया? उसने ये पाया कि केरला में लगभग 23.5% का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है कंपेयर कर मई 2021 के साथ। मतलब अगर मई 2021 की बात करें तो 23.5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और अगर बेजेस की बात करें, मतलब जो उनके लिए किसी काम के बदले मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं उनको भी जो वेतनमान मिल रहा है, उस वो भी अनसर्टेन है, अनिश्चित है, हो सकता है कम मिल रहा हो। लेकिन ये एक मोटे तौर पर उसने ये भी कहा है, जिन्होंने भी ये सर्वे किया उन लोगों ने ये कहा कि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो उनके जो बेज है या जो भी वेतनमान है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कमी आई है, या बहुत कम उनको बेजेस दिया जा रहा है। द पेंडेमिक एंड वेलफेयर सोशल प्रायोरिटीज फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग अंडर सच क्राइसिस मस्ट अपियर स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इनका कहना है कि जो सामाजिक प्राथमिकता हैं वो कैसी होनी चाहिए? फाइनेंशियल, मतलब ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियल प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस, इनका आगे ये एलाबोरेट करेंगे, आप ये समझो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करो। The budget of the newly elected government of Kerala, presented by Finance Minister K.N. Balagopal, weighted the priority right, keeping the pandemic in focus। तो यहाँ पर जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर केरला के, उन्होंने प्राथमिकताएं दी हैं कोविड-19 से उत्पन्न हुई स्थिति को, और अपने बजट में उस चीज़ को फोकस किया है कि जहाँ जहाँ कोविड-19 से लॉस हुआ है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया गया और ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है। The free vaccination policy, despite a drastic decline of public revenue by 18%, position the government as one of the priorities at pupil। तो जहाँ पर कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट को लगभग 18% का लॉस हुआ है रेवेन्यू में, वहाँ पर गवर्नमेंट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत उसको प्राथमिकता दे रही है ऐसी सिचुएशन में। अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, और एम्प्लॉयबिलिटी मतलब किसी को रोजगार देने वाली व्यवस्था या क्रियाविधि। Find mention early in the budget reiterating in its inclusion। तो ये मुद्दा मतलब
अनएम्प्लॉयमेंट और लोगों के पास पैसा कैसे ज़्यादा आए कि वो लोगों को रोजगार भी दे पाए, इन दोनों को भी एक प्राथमिक मुद्दा बनाया गया है। सेटिंग असाइड 8,900 करोड़ फॉर एन इनकम ट्रांसफर स्कीम वुड बी रेस्क्यू लाइन फॉर द पुअर एंड वनरेबल। तो ये यहाँ पर 8,900 करोड़ जो अलोकेट किए हैं एक इनकम लाइन, या आप ये कह सकते हो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइप की एक स्कीम, तो वो किसको मदद करेगी? पुअर्स को और वनरेबल ग्रुप, मतलब जिन पर प्रभाव पड़ा है कोविड-19 की सिचुएशन का बहुत ज़्यादा वाला प्रभाव। तो हर किसी पर पड़ा है, लेकिन जिनकी लाइवलीहुड जीवन यापिका ही तहस नहस हो गई, उनको ये कुछ हेल्प करेगा। Such an infusion will also stimulate the economy by boosting the consumption demand। और लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो सीधी सी बात है थोड़ी सी इकोनॉमी में भी मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे। हाई अनएम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड द इमीडिएट क्राइसिस, केरला इज अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिपिंग विद द स्ट्रक्चरल इशू। तो यहाँ पर ये तो चलो ठीक है, तुरंत की क्राइसिस है, उन्होंने तुरंत पैसा दे दिया और चीज़ें कुछ हद तक सॉल्व हो गई कुछ समय के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो केरला का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो कंटिन्यूसली किसकी जकड़ में आता जा रहा है? एक स्ट्रक्चरल इशू, एक ऐसे मुद्दे जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं उनकी जकड़ में आता जा रहा है। अब स्ट्रक्चरल से क्या कि मतलब स्ट्रक्चरल से आप ये समझ लो कि जैसे आपका घर है जहाँ आप रहते हो, तो आपका खाना तुरंत आप घर में रह के खाते हो, लेकिन घर जो है वो एक स्ट्रक्चर है, मतलब घर को बनाने में आपको समय लगता है। तो सीधी सी बात है घर कहीं ना कहीं से गिर रहा है, कहीं से नहीं कहीं से टूट रहा है। तो ऐसे इनका कहना है कि जो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं तहस नहस हो रहा है और क्राइसिस में है वो। फॉर डिकेड द स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड वन ऑफ द हाइएस्ट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया अराउंड द 10%। और अगर स्टेट की बात करें तो इस डिकेड में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर की है केरला ने। फर्दर द लेबर फोर्स आर्ग्यूएबली सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी अलूडिंग टू पुअर स्किल एंड इनकॉम्पिटेंस। तो यहाँ पर जो लेबर है वो किस चीज़ से सफ़र कर रही है कि लोग उनको रोज़गार दे ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनकी जो स्किल है और जो उनकी अक्षमता है वो ज़्यादा है, जिसके कारण ये उनको मतलब रोज़गार मिलने के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा या रोड़ा साबित हो रही है। कौन कौन सी चीज़? उनकी स्किल का ना होना प्रॉपर, मतलब जो स्किल एम्प्लॉय जो भी मतलब रोज़गार देने वाला उसके लिए चाहिए, और जो सक्षमता उसके लिए चाहिए। विद द यूथ वर्ल्ड इन केरला's स्ट्रक्चर द लार्ज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन एंटर्ड द लेबर फोर्स। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो जो केरला का जो यूथ है वो लार्ज शेयर और किस में ढकेल चला गया है? लेबर फोर्स में। दिस कोइंसाइड विद द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, द शेयर ऑफ आउटपुट शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस। तो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत से लोग अब एग्रीकल्चर से किस सेक्टर में जा रहे हैं? सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। However, this large rise in the labor force could not be absorbed in the emerging sector that were less labor intensive, causing structural unemployment। तो यहाँ पर क्या है कि चलो एग्रीकल्चर से लोग सर्विस सेक्टर में तो जा रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो कंपनियां आ रही हैं वो इतने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल नहीं है, ना वो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि अब जो कंपनियां आ रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनी युग वाली चीज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों पर डिपेंड करती हैं, तो कम ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगी। और सीधी सी बात है ये एक इंटेंस है, बहुत कारण बनेगा किस चीज़ का? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का। द इकोनॉमी नाउ नीडेड टू ग्रो फास्टर रेट ऑफ एब्जॉर्ब द न्यू एंट्रेंट्स। और इकोनॉमी को अब ये सब इन सभी को रोजगार मिल जाए, इसके लिए क्या होना पड़ेगा कि इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करे। कंकरेंटली हाई रिजर्वेशन वेजेस ओइंग्स टू इंटरनेशनल रेमिटेंस, institutional wages setting and state welfare program implied that job seekers sought job with decent wages as well। तो यहाँ पर सीधी बात जो इंटरनेशनल रेमिटेंस आता है या जिनको हायर वेजेस मिलता है जिन लोगों को, तो इन सब चीज़ों ने एक प्रॉपर सेटिंग या एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जो लोग जॉब खोज भी रहे हैं उनके लिए क्या एक अच्छी वेतनमान का जॉब मिलना चाहिए। लो वेजेस सेक्टर आर फिल्ड विद द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर रिमेनिंग अनअट्रैक्टिव फॉर द लोकल।
क्यों? क्योंकि लोकल लोग जो कम वेतनमान वाली जॉब है उसको नहीं लेते, और वो कम वेतनमान वाली जॉब किसने भर भर रखी है? जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, लाइक नॉर्थ इंडिया एंड जहाँ से भी लोग आते हैं काम करने वाले, तो लो वेजेस जॉब उनने कवर कर रखी है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट दस अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इस प्रकार से एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का सिस्टम जनरेट हो गया है, और सीधी सी बात है प्रॉब्लम होगी इस प्रकार की व्यवस्था का, किसके लिए? इकोनॉमी के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए। नॉलेज इकोनॉमी, अब नॉलेज इकोनॉमी इन द सेंस केरला में आपका मालूम होगा कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है पूरे के देश से, अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो दिस बजट इज फोकस ऑन टैकलिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इज थ्रू द नॉलेज इकोनॉमी मिशन इनिशिएटेड बाय द आउट गोइंग गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अब जो वर्तमान में बजट है वो इस हिसाब से फोकस किया जा रहा है कि भाई जो पुरानी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या है, नॉलेज बना दिया हर किसी को, या उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि हर कोई ना कोई पढ़े, स्किल लाए। तो अब उस स्किल तो आ गई, लेकिन अब जॉब देने की बारी है, तो उस हिसाब से भी वो टैकल करने की सोच रही है कि जिस हिसाब से जिनको नॉलेज है उस हिसाब से जॉब दे पाए। विथ केरला's reasonably high level of educated workforce, global exposure, and its fragile ecosystem, a globally linked knowledge-based economy has a potential for ecological sustainable high economic growth। तो जैसा कि केरला में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड वर्क फोर्स है, ग्लोबल एक्सपोजर भी ज़्यादा है केरला के लोगों का, मतलब सीधी सी बात है कहीं ना कहीं बाहर विदेशों में उनका आना जाना है या विदेशों में भी रहते हैं। एंड इट्स फ्रेजाइल, नाजुक इकोसिस्टम, और ग्लोबली लिंक्ड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ये सब चीज़ें क्या है केरला की इकोनॉमी के मतलब के संदर्भ में बात कही गई है कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, पढ़े हुए लोग हैं, बाहर उनका टच है, विदेशों में उनके लोग रहते हैं, तो उसके पास एक पोटेंशियल है कि वो एक इकोलॉजिकली, मतलब जो वातावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए, सस्टेनेबल, सतत और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ बना सकती है अपनी इकोनॉमी में, मतलब केरला की इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल है। हाउएवर अपॉन क्लोज रीडिंग इट सीम्स दैट द मेंशन एड्रेस द रॉन्ग साइड ऑफ प्रॉब्लम। और यहाँ पर इनका कहना है कि अगर उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें इनको दिखाई देता है कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की रॉन्ग साइड ये लोग देख रहे हैं। इंस्टीड ऑफ एनहेंसिंग द प्रोडक्शन इन द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, इट एनविसेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर्स थ्रू द स्किलिंग प्रोग्राम एंड मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई। तो इनका कहना है कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का प्रोडक्शन करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं कि वर्क फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, और उससे इनका मानना है कि इससे डिमांड और सप्लाई की चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी कि भाई जितनी जिस इंडस्ट्री को ज़रूरत होगी वो उतने लेबर ले लेगी। द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज़ नॉट ऑफ द लेबर मार्केट मिसमैच और सप्लाई ऑफ एजुकेटेड वर्कफोर्स, बट दैट ऑफ पुअर लेबर डिमांड। लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कम लेबर का कम होना प्रॉब्लम नहीं है, ना ये होना है कि लेबर उतनी स्किल्डफुल नहीं मिल पा रही, बल्कि ये है कि लोग रोजगार ही कम दे रहे हैं, या डिमांड ही जो लेबर की है वो क्या है, कम है। द above view is often countered by the argument that poor labor demand is due to the poor employability। और यहाँ पर एक काउंटर्ड किया जाता है और उसमें तर्क दिया जाता है कि पुअर लेबर डिमांड इसलिए है क्योंकि पुअर एम्प्लॉयबिलिटी है। पार्ट ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी फ्रेम इज टू इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी बाय इम्प्रूविंग द स्किल एंड स्किल सर्टिफिकेशन। और सीधी सी बात है कि भाई जो नॉलेज इकोनॉमी को अगर आपको बढ़ाना है तो स्किल और स्किल सर्टिफिकेशन टाइप की चीज़ें करवाएं, कि कुछ कुछ कोर्स जो भी ज़रूरत है वर्तमान में एम्प्लॉयर्स के लिए वो करवाएं। इम्प्रूव स्किल में एनहेंस इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट चांसेस, बट द नोशन दैट स्किल इज स्टैटिक एंड वंस acquired the worker is employable is misplaced। तो यहाँ पर स्किल तो क्या है उसने ले ली, लेकिन बाद में वो उसका वहाँ पर चयन हो जाएगा या उसे मिल ही जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी
के प्लेस पे वो क्या हो जाती है, मिसमैच हो जाती है, मिसप्लेस्ड हो जाती है कि भाई किसी ने स्किल ले ली तो उसको जॉब मिल ही जाएगा, ये गारंटी नहीं। स्किल इज डायनामिक, स्पेशली इन द नॉलेज इकोनॉमी द स्किल रिक्वायरमेंट आर कंटिन्यूसली बीइंग रीडिफाइंड। तो यहाँ पर स्किल डायनेमिक है और ये जो एम्प्लॉयर के आधार पर इस चीज़ का निर्धारण होता है कि उसे क्या स्किल चाहिए। मान लो आज आपने किसी चीज़ की स्किल ले ली और मार्केट में उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो गई या उसकी डिमांड ख़त्म हो गई, फिर आप क्या करोगे। द नॉलेज इकोनॉमी इज डिस्टिंक्ट बाय इट्स एबिलिटी टू इनोवेट इन शॉर्ट टाइम ऑफ पेन। तो यहाँ पर नॉलेज इकोनॉमी की एक कहना चाहिए प्रॉपर्टी है कि उसे तुरंत शॉर्ट टाइम ऑफ स्पेन में खुद को इनोवेट करते रहना पड़ता है, खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, तभी उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि उसे जॉब मिले या कुछ जो भी हो। एज इनोवेशन टेक प्लेस द स्किल रिक्वायरमेंट ऑल्सो इवॉल्व। और जैसे इनोवेशन होगा तो सीधी सी बात है स्किल भी इम्प्रूव होगी। फॉर फर्म टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन नॉलेज इकोनॉमी दे मस्ट रिकॉग्नाइज स्किल ऑब्सोलेंस एंड स्किल री स्किल देयर वर्कर। तो यहाँ पर जो फर्म चाहती है कि वो मार्केट में बनी रहे, उनको अपने वर्कर्स को कंटिन्यूसली मतलब अपग्रेड करते रहें या स्किल करते रहें नई नई चीज़ों के लिए। इन फैक्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ अ वेल नोन फीचर ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है नॉलेज इकोनॉमी की कि आप कंटिन्यूसली अपनी पूरी लाइफ में अपग्रेड करते रहो, पढ़ते रहो। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस फर्म वुड वांट टू रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इनटू द डिफिशियंसी in workers, labeling it as a poor employability and arguing it as a state failure in skilling। तो जो भी फर्म है या जो भी एम्प्लॉयबिलिटी है, तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस मतलब ऐसी समय में फर्म क्या करती हैं, इस फिनोमेना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को थोड़ा रिड्यूस करती है। और कैसे रिड्यूस करती हैं कि लेवल लगा देती हैं पुअर एम्प्लॉयबिलिटी की। कैसे लेवल लगा देती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार ही नहीं देती। और उनका तर्क ये होता है कि भाई जो लोग हैं वो उतने स्किल हैं ही नहीं, और पूरा का पूरा ठिकरा स्टेट गवर्नमेंट पर डाल देती हैं। इन फैक्ट व्हाट लेबर मार्केट पार्टिसिपेंट लेक इन द स्किल रिक्वायरमेंट दैट आर एवर चेंजिंग इन फॉर्म। यहाँ पर उनका कहना है कि जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं फर्म में, स्किल की ज़रूरत जो है कंटिन्यूसली समय के साथ बदलती रहती हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि जो लेबर है वो कंटिन्यूसली खुद को अपग्रेड करते रहें। फर्म आर बेस्ट प्लेस टू नोन व्हाट स्किल आर नीडेड एंड नॉट द स्टेट। तो यहाँ पर फर्म एक महत्वपूर्ण अंग है कि वो निर्धारित करे कि कौन सी स्किल ज़रूरत है वर्तमान में, न कि स्टेट। फर्म आर बेस्ट प्लेस टू ट्रेन द वर्कर नॉट द स्टेट। और फर्म ही एक बहुत अच्छा प्लेस है कि जो वर्कर्स को ट्रेंड करे, न कि स्टेट ट्रेंड करे। फर्म आर द प्राइम गेनर इन स्किल ट्रेनिंग नॉट द पब्लिक। और फर्म ही हैं जो किसी वर्कर्स की स्किल का एक अच्छा उपयोग कर पाती हैं, या फर्म को ही किसी के स्किल का फ़ायदा होता है, ना कि पब्लिक को। द गवर्नमेंट कुड एट बेस्ट फैसिलिटेट प्रोड्यूसर्स टू अंडरटेक स्किल ट्रेनिंग इनोवेटिव जर्मन प्रोग्राम ऑन स्किलिंग कैन इन्फॉर्म अस। तो यहाँ पर स्टेट सिर्फ इतना कर सकती है कि एक स्किल लेने के लिए, लेबर को स्किल देने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एक प्रोग्राम स्टार्ट करवा सकती है या कुछ ऐसी व्यवस्था बना सकती है, बाकी और कुछ नहीं। स्टेट ऑफ द ट्रेडिशन इन इंडस्ट्रीज मीनवाइल इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ पुश्ड मैनी into fractional unemployment due to their inability to move from one sector to another। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण भी क्या होता है, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना पसंद नहीं करते, या वो सोचते हैं कि भाई मैं इस सेक्टर में हूँ, अब मैं कहीं और दूसरे सेक्टर में नहीं जा रहा। इवन वाइल केरला एंटर्ड हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री in 1990s driven by the service, the traditional industries and agriculture sector remain stagnant। तो जैसे कि केरला में 1990 से अलग अलग सर्विस सेक्टर भी ड्रिवन हो रहा है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी ड्रिवन हो रही है, लेकिन जो कृषि है वो अभी भी स्टैगनेंट है। दीज ट्रेडिशनल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर नाउ competing in the global market with not only the competitor firm but even substitute product, for instance coir with its plastic variant। तो यहाँ पर
जो इकोनॉमी है एग्रो इकोनॉमी, वो ना केवल वो भी कंटिन्यूसली क्या करिए कंपटीशन में है, किसके साथ, ग्लोबल मार्केट के साथ और ग्लोबल प्लेयर के साथ, ग्लोबल फर्म के साथ, और वो भी कंटिन्यूसली क्या कर रही है, कंपटीशन में है खुद के कंपटीटर के साथ, और अलग अलग प्रोडक्ट भी क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। जैसे वर्तमान में अगर कोई ट्रेडिशनली गेहूं पैदा करता था, तो अब ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनली वो नेक्स्ट भी गेहूं ही पैदा करेगा। उसका मन है कि भाई मार्केट में इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो वो गेहूं को सिर्फ इतना पैदा करेगा कि खुद की घर की व्यवस्था हो जाए, बाकी दूसरे अन्न या दूसरी फसल को उपजाएगा। मैनी सच इंडस्ट्रीज सच एज द कैश्यू आर ईदर मूविंग आउट फ्रॉम केरला और आर बीइंग आउट completed in an export competed in an export market। तो जैसे काजू की इंडस्ट्रीज की देख लो, तो या तो केरला से जा रही है, या फिर जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें उसका क्या है, परसेंटेज घट रहा है। हैविंग ज्वाइंड दिस सेक्टर एट द अर्ली एज and work throughout their life, workers in this sector are trapped in this sunset industry, surviving on the subsistence income and welfare support। तो यहाँ पर क्या है कि अब जहाँ पर सीधी सी बात है, वो एक काजू की इंडस्ट्री ख़राब हो रही है, तो उसमें से लगने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, वो भी उनकी भी जो स्थिति है वो एक प्रकार से क्या है, सनसेट टाइप की स्थिति है कि भाई अस्त होने वाली स्थिति है। तो वहाँ पर भी वेलफेयर और सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी इनकम सीधी सी बात है प्रभावित होगी। विथ श्रिंकिंग इनकम एंड नो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दीज हाउस होल्ड आर बीइंग ड्रिवन टू पेन्यूरी। और सीधी सी बात है फिर उनके ना तो एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल रहा है, ना कोई उनको और जॉब मिल रहा है, तो सीधी सी बात है पेन्यूरी मतलब वो दरिद्रता के उसमें, या तो दरिद्र हो गए हैं, दरिद्रता के उसमें ढके चले गए। द स्टेट मस्ट डिवाइस मैकेनिज्म टू सर्वाइव देयर लाइफ विद डिग्निटी। और स्टेट को सोचना चाहिए कि भाई वो अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ, मतलब गौरव के साथ जिए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड पेटी सर्विस प्रोवाइडर सफ़र फ्रॉम पुअर इनकम डिस्पाइट देयर एफर्ट अ फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर मार्जिनल फार्मर्स की बात करें, छोटे छोटे जो एम्प्लॉय मतलब रेडी वाले या छोटे छोटे बिजनेस करने वाले हैं, वो एक लगभग पुअर जैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि वो उतना आउटपुट नहीं ले पा रहे हैं उससे। अ फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्टिव इंटरवेंशन कैन एनकरेज कलेक्टिवाइजेशंस ऑफ ओवरकम साइज रिलेटेड डिसइकोनॉमीज। तो यहाँ पर कलेक्टिव एफर्ट और इफेक्टिव इंटरवेंशन, ये दो ही ऐसे प्रमुख पद्धति हैं जिससे क्या हो सकता है, आप इन सभी लोगों को उबार सकते हैं। न्यू फॉर्म ऑफ द कलेक्टिव सच एज द कुंडुम बासरी एंड द न्यू इनिशिएटिव ऑफ द कोऑपरेटिव इनिशिएटिव फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन केरला आर एनकरेजिंग। Nevertheless, history must guide us to steer clear of the cooperative failure in the past, marred by the poor incentive structure, rent seeking and political interventions। तो यहाँ पर जो वर्तमान में जो कई कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ बन रही हैं और मिलजुल के काम करने वाले लोगों को, कोऑपरेटिव इन द सेंस होता है कई किसानों को एक साथ मिलके किसी फसल को उगाना, या अमूल सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये सब बता रहे हैं और ये सब दर्शा भी रहे हैं कि पुराने समय में लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, उनको उतना इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, जिसके कारण ये चीज़ें फेल हुई। लेकिन वर्तमान में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी अभी ज़रूरत है कि स्टेट इन सब चीज़ों पर ध्यान दे और इनको क्या करे, ताकत मतलब सशक्त करे, ताकत प्रोवाइड करवाए, अब पैसों की हो, राजनीतिक रूप से हो, जो भी हो, तो ये सब न करवाए। सो थैंक यू फॉर टुडे। ये आज का आपका एडिटोरियल था। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।